अच्छा जी, इट्स जनवरी 2025, क्वेश्चन नंबर 15। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है स्कॉटलैंड में। इट इज बिल्ड इनसाइड द माउंटेन। ठीक है। वाटर फ्रॉम अ लेक, ठीक है, वाटर फ्रॉम द लेक near the top of the mountain flows through a straight pipe to a generator. The pipe have a length of 350 meter, ठीक है, and are inclined at angle of 55 degree। ठीक है, वो inclined है कितने डिग्री पर? 55 डिग्री पर। The gravitational potential energy of the water in the lake is used to generate the electrical potential energy। यानी इसमें जो इसकी जो mgh है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो जाहिर सी बात है आगे जाके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, सो ये वाली बात है। अब वो कह रहा है कि इन 1 मिनट ये टाइम आपको दिया हुआ है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। ईच पाइप ट्रांसफर 1700 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। ये वॉल्यूम गिवन है। यानी अगर मैं ये जितना वॉल्यूम का फ्लो हो रहा है, यानी अगर ये दिया हुआ है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वॉल्यूम कितना? 1700 मीटर क्यूब। कितने मिनट में? 60 सेकेंड्स में। सो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज द वॉल्यूम फ्लो रेट। इसको वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं। जरा डिवाइड करना, क्या वैल्यू आ रही है? 10 से 10 जाएगा, 170 डिवाइड बाई 6 करो। 28.333। 28.333। तो 28.33, ठीक है, मीटर क्यूब। लिख देता हूं यहाँ, मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट। वो कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ द वाटर इन द लेक इज इतनी, डेंसिटी इतनी दी हुई है। शो दैट द पावर ट्रांसफर्ड बाय द वाटर इन ईच पाइप इज 88 मेगावाट। अच्छा, चलो करने की कोशिश करते हैं, पावर निकालते हैं। अब पावर कैसे निकालें, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम मिसाल फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्मूला भी यूज करते हैं, बिकॉज हमने निकालना क्या इन दी एंड? पावर निकालनी है ना। वी हैव टू यूज द पावर, वी हैव टू फाइंड पावर। सवाल है पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर जो है वो एम जी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, यही होगा। ऐसा ही है, क्लियर है? यस हेलो। सर। अच्छा, अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि एच हमारे पास कहाँ से आएगा? तो एच हमारे पास ये आएगा, दिस वुड बी द एच। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एच हो जाएगा। तो ये हाइट हम निकाल सकते हैं कि 350 साइन 55 डिग्री, दिस वुड बी अवर हाइट। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? समझ जी। आई भाई या नहीं आई? तो सबसे पहले यहां से हम अपनी हाइट निकाल लेंगे, और हाइट से निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, जी की वैल्यू हाइट है और टाइम हमें पता है, वैसे ही हम टाइम का पता है। सवाल है मास नहीं है हमारे पास। क्या हमारे पास मास है? जवाब दीजिए। मास तो नहीं है, फंस जाएंगे भाई। देखो ना, ये डेल्टा एच निकल जाएगा, टाइम तो वैसे ही मैंने बता दिया 60 सेकेंड है। जी की वैल्यू है, मास नहीं है। अब चलो मास के पीछे भागते हैं। मास आता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। अब जरा ऊपर आओ, डेंसिटी गिवन है, ये रही। तो वॉल्यूम आपके पास जो है ये है, इसको डेल्टा वी कर दो क्योंकि इतना पानी नीचे आ रहा है। समझ आई बात? क्लियर? जी। तो अब इसका ये बैकवर्ड मैप बनाया मैंने। अब फॉरवर्ड मैप क्या होगा? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए मास फ्लो रेट देखो क्या है। तो वो ये, ठीक है, ये है बेसिकली। वो मैंने वॉल्यूम फ्लो रेट दिया वहां पर। ठीक है, तो वो भी सही है, उस मेथड से भी जा सकते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट से भी जा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, और मास फ्लो रेट से भी जा सकते हैं। सबसे पहले आपको मास का जो फॉर्मूला है वो होगा रो इंटू डेल्टा वी। सर ये कहां से आया? तो आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है तो इस तरह से लिख दिया। आप और पीछे से जाना चाहते हैं, मैं आपको और पीछे से ले जाता हूं। आप बिल्कुल पीछे से चले, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन चूंकि मास ट्रेवल कर रहा है पाइप से, तो मैं यहाँ पर भी डेल्टा लगाऊंगा, यहाँ पर भी डेल्टा लगाऊंगा। और ये डेल्टा डेंसिटी के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि डेल्टा लगता ही उस क्वांटिटी के साथ है जो क्वांटिटी वेरिएबल हो। तो डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, वी आर कंसीडरिंग द डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। तो अब मैं क्या करूंगा? ठीक है, इसको मैं डेल्टा को तो इधर तो रखूंगा मास के साथ, लेफ्ट साइड में डेंसिटी बाहर आ गया, और ये डेल्टा जो है
ये शिफ्ट हो जाएगा वॉल्यूम के साथ। सो दिस वुड बी डेल्टा वी। समझ आया? अच्छा अब आओ आगे, अब आओ आगे। अब यहां तक समझ में आ गया, मास फ्लो रेट समझ में। अब अगले केस में मुझे जाना है वॉल्यूम से वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना था ना। अब नीचे टाइम से डिवाइड करो बोथ साइड पे। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे बोथ साइड पे टाइम चाहिए, सो मैं बोथ साइड आपका टाइम से डिवाइड करूंगा। क्लियर है? ठीक है, मैं बोथ साइड आपका टाइम से डिवाइड करूंगा। कर दिया? कोई मसला? अब जरा इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो पहले। ठीक है, ये मास फ्लो रेट कैलकुलेट कर रहा हूं। आई एम कैलकुलेटिंग मास फ्लो रेट फ्रॉम वॉल्यूम फ्लो रेट, बिकॉज ये हम वॉल्यूम फ्लो रेट पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जरा देखो, ये पूरा ये पूरा एक है। अब डेंसिटी कितनी है तुम्हारे पास? 1100 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है? 28.33। ठीक है, चाहो तो एक और 3 लगा लो, बाद में इसको राउंड ऑफ कर देना रिजल्ट को। जी, तो मुझे जरा प्लीज बताइएगा मास फ्लो रेट कितना आया? कोई मुझे बताए मास फ्लो रेट कितना आया, जरा सॉल्व करिए। सो दिस इज 1100, सो मल्टीप्लाई करें 1100 इंटू 28.33। सो दिस वुड बी 166.3 किलोग्राम पर सेकेंड। अब आप इस्तेमाल करें पावर का फॉर्मूला। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये होगा एम जी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, और यहां पर भी आप डेल्टा लगा दीजिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगले स्टेप में आप इस डेल्टा और ये डेल्टा वाली दोनों चीजों को एक साथ करते हैं, मास को। ठीक है, इसको आप एक तरफ कर दें, ब्रैकेट में कर दें, और ये बाकी जो जी और डेल्टा एच है इसको बाहर निकालते हैं। क्लियर है? अब आपने निकालनी है पावर। सो आपके पास इस ये ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 3116.3 मल्टीप्लाई बाय मास फ्लो रेट आपने बता दिया, जी की वैल्यू 9.81 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच कितना है? कोई मुझे बताएगा डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? 350 साइन 55 डिग्री, यही है। सो 350 साइन 55 डिग्री। जरा कोई मुझे पावर बता सकता है कितनी आ रही है? 8.765 into 10 raised to power 7. 8 पॉइंट नहीं होगा, 88 8.765 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 ना। सो 87.65 इंटू 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 8, राउंड ऑफ करके ये मेगा में चला जाएगा, तो 88 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और ये मेगा वॉट हो जाएगा राउंड ऑफ करके। ठीक है जी सर, जी। ये 88 लिखना जरूरी है या हाँ हम हाँ, 87 लिखना 87 पड़ेगा भाई, लिख जरूरी है सकते हैं? जरूरी है जरूरी है बाबा, जरूरी है। बट इसने बोला है अबाउट 88, तो हम 87.7 नहीं लिख राउंड ऑफ पूरा करोगे, देखो वो तुमने 87.65 लिख दिया, अगले एक स्टेप में और राउंड ऑफ करके लिखोगे भाई, और ब्रैकेट में 2SF लिख सकते हैं। अगर सिग्निफिकेंट फिगर सही करके नहीं लिखा उस पर नंबर कटेगा। फिर बता रहा हूं, ये गलती नहीं करना, गलती से भी ये गलती नहीं करना। सही है? ओके सर। ये मैंने बड़ा डिफरेंट स्टाइल से कराया। अगर आप मार्क स्कीम देखोगे तो उन्होंने काइनेटिक एनर्जी का भी यूज किया, दूसरी चीजें यूज की, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। मैंने टोटल दिमाग चलाया, आप देख लें। और तरीका ये अच्छा है, ये भी समझ में आने वाली बात है कि नहीं है? पहले आपको बैकवर्ड लेके चला, और फिर आपको मैंने फॉरवर्ड लेके आया। तो पहले बैकवर्ड की स्क्रीनिंग की, बैकवर्ड उसका मैप डिजाइन किया, फिर फॉरवर्ड लेके चला। समझ आ गई? अब ये कौन सी पावर होगी? ये इनपुट पावर होगी क्या आउटपुट पावर होगी? व्हाट डू यू से, क्या कहते हैं? हम जब भी बात करते हैं तो ये बताइए कि ये इनपुट पावर होगी क्या आउटपुट पावर होगी? क्या समझते हैं आप? आई थिंक आउटपुट होगी। आउटपुट क्यों होगी? ये इनपुट पावर होनी चाहिए ना।
इस ये जनरेटर के अंदर इनपुट जाएगा ना, तो जनरेटर से जो निकलेगी वो आउटपुट होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी होगी। समझ आई? जनरेटर में जा रही है। क्लियर है? क्लियर सर। ठीक है, खैर देखते हैं इसको। अभी हम सिर्फ दिमाग चला रहे हैं, उसको कह रहे हैं ना कि शो दैट द पावर ट्रांसफर्ड बाय द वाटर इन ईच पाइप। कितने पाइप है मुझे नहीं पता, लेकिन एक पाइप से ये पावर ट्रांसफर हो रही है, वो 88 मेगावाट है, तो वो इनपुट होगा। अब अगर 2 पाइप है, 3 पाइप है, 4 पाइप है, 5 पाइप है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी वो पावर आपकी। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? चलूं आगे। अब अगला सुनो, वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम द लेक टू द जनरेटर थ्रू 4 आइडेंटिकल पाइप्स। 4 पाइप्स हैं, तो एक पाइप से जो पावर ट्रांसफर हो रही थी वो 87.7 थी। राउंड ऑफ कर लो ये 65 वाले को, ठीक है, मेगावाट। तो 4 पाइप से कितनी होगी भाई? तो 87.7 मल्टीप्लाई बाई 4 मेगावाट। क्लियर? ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं भाई। समझ आई नहीं आई? सो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल इनपुट पावर, टोटल इनपुट पावर टू दी जनरेटर कितनी हुई? करिए इसको मल्टीप्लाई। 87.7 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो जाएगा 350.8 मेगा वॉट। समझ आई? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. टोटल इनपुट है। अभी जनरेटर को 4 पाइप से नीचे पानी जा रहा है, जनरेटर इस पे बिजली निकालेगा, वो आउटपुट पावर होगी, वो इलेक्ट्रिकल होगी। जनरेटर इज द सिस्टम, ठीक है, उसके हिसाब से चलना है। अब वो आपसे पूछेगा अगर ये टोटल पावर, अच्छा वेस्टेड पावर ही बता दिया 256, चलो जिंदगी आसान। कैलकुलेट द एफिशिएंसी, हमें पता है कि टोटल पावर, अच्छा इसको हम पीआई कर देते हैं, ठीक है, टोटल इनपुट को पीटीआई लिख देते हैं। ये पीटीआई वो वाला पीटीआई नहीं जो आप समझ रहे हैं, पावर टोटल इनपुट है। क्लियर? अच्छा ये कितनी है? अगर इस टोटल पावर इनपुट को अगर मैं ब्रेक करूं 350.8, तो ये टोटल इसमें यूजफुल आउटपुट आएगा, यूजफुल आउटपुट प्लस पावर वेस्टेड, पावर वेस्टेड। यानी फर्स्ट करो, समझो 350.8 पावर गई जनरेटर में, 256 मेगावाट वेस्ट हो गई, जो बची वो आउटपुट पावर होगी। समझ आई नहीं आई बात? क्लियर है? ऐसे ही Yes. है। तो इस वेस्टेड को उठा के यहां ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो 350.8 से, तो जो यूजफुल पावर है जो आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो आपको पता चल जाएगी। तो आओ, सो पावर यूजफुल आउटपुट इज इक्वल टू 350.8 माइनस कितना हुआ भाई? 256 मेगावाट। जी कोई मुझे बताएगा कितनी हुई यूजफुल पावर? 94.8. 94.8 मेगावाट। समझ आई बात? अच्छा अब मजेदार बात देखो, अब वो क्या कह रहा है, एफिशिएंसी अब निकालो, भरपूर एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी निकलती ही यूजफुल पावर पर है, सही है। तो अब क्या होगा, यूजफुल पावर न्यूमरेटर में आएगी, यूजफुल पावर, यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर टोटल इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। दैट्स इट। चलो भाई बताओ क्या हुआ? तो ये आएगा 94.8 डिवाइडेड बाई 350.8 मल्टीप्लाई बाई 100। क्या बना? 27.2302. 27%। ठीक है, 27%। आप देखें एडेक्सिल वाले ज्यादातर परसेंट नहीं लिखते, 100 नहीं लगाते, वो पॉइंट में दे देते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है। क्लियर है भाई? समझ आया आपको ये पूरा क्वेश्चन? थोड़ा सा टेक्निकल था, बिल्कुल था। आप प्रॉब्लम होती, बिल्कुल फंसते नहीं हो सकता था।
बिल्कुल सही बात है, लेकिन एटलीस्ट आपने क्वेश्चन पूछा, आपने कोशिश की अटेम्प्ट करने की, बहुत अच्छी बात है, इट्स रियली गुड। मैं अप्रिशिएट करूंगा इस चीज को आपने। मैं फिर कह रहा हूँ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, गलत हो मेरे पास लेकर आए, मैं सही करवा दूंगा, लेकिन अटेम्प्ट लाजमी करें। जी आगे इसके अलावा और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, किया हुआ आप लोगों से? जी क्वेश्चन हुआ? चलें ये भी करा देता हूँ मैं, एक आध क्वेश्चन मैं भी करा देता हूँ कुछ इनमें से भी, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए, वो क्या कह रहा है। अ ट्रेन मूव्स अप एन इंक्लाइन ट्रैक। इंक्लाइन ट्रैक पढ़ाया है आप लोग को, याद करें, पढ़ाया नहीं पढ़ा इंक्लाइन ट्रैक, ठीक है। तो इंक्लाइन ट्रैक पे जो है वो ट्रेन जा रही है। ये मैं सिर्फ एक डायग्राम बना के आप लोग को सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कि ये ट्रेन जा रही है। और इंक्लाइन ट्रैक में मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का मामला होता है, कोई ट्रेन वेन जा रही होती है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही, तो उसका इंजन का एक थ्रस्ट होता है, याद करें, और पीछे एक फोर्स होती है जो होती है एम जी साइन थीटा, और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उसके साथ ही लगा लें बराबर में। जगह नहीं है इसलिए मैंने उसके आगे बना दिया, वरना ऊपर भी ऊपर लगा लें आपसे। याद करें मैंने इस तरह से आपको कुछ बताया था, क्लियर, ठीक है। और वो कह रहा है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। अच्छा इसका फॉर्मूला भी मैंने, सो वर्क डन इज इक्वल टू change in gravitational potential energy, change in kinetic energy. So change in kinetic energy plus change in gravitational potential energy plus work done against friction FD। क्लियर, ये आपकी इक्वेशन है। वो कह रहा है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो भाई जीरो है, क्योंकि स्पीड ही चेंज नहीं हो रही। तो देखते ही साथ अब आपको कुछ चीजें उठा के जीरो करनी पड़ेंगी। आइए करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, ये वाला पार्ट आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये जीरो, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कर रहा है कि वर्टिकल हाइट कितनी बताई है उसने उसकी हाइट बताई है वर्टिकल 25 मीटर, जो कि डेल्टा एच कह लें आप, क्लियर है। शो दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन, अच्छा वो बारी बारी आपसे करवा रहा है, अभी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो सिर्फ आपको आपको ये बात बता रहा है। तो चलें ये फॉर्मूला भी आप ना लगाएं, ये फॉर्मूला आप साइड में कर लें, ठीक है। डोंट यूज दिस फॉर्मूला राइट नाउ, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम साइड कर लेते हैं, और इस फॉर्मूले में से हम क्या निकाल देंगे, इस फॉर्मूले से हम काइनेटिक एनर्जी को निकाल देते हैं, क्लियर है। ऐसे कर लेते हैं, इस फॉर्मूले में से हम काइनेटिक एनर्जी को निकाल देते हैं, और इस फॉर्मूले को हम यहां ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। ये आगे इस्तेमाल करेंगे हम। सबसे पहले कह रहा है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी निकालो, तो भाई निकाल लेते। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी डेल्टा एच। अब क्या है, मास कितना है, गिवन है 1.7 into 10 to the power 7 6 into 9.81 मल्टीप्लाई बाई 25। जी जरा मुझे कोई कैलकुलेट करके बताएगा। ये आएगा 4.17 into 10 to the power 10 to the power 8 जूल, क्लियर। अब उसने बोला है कि अब सिग्निफिकेंट फिगर का भी देखना है, तो जाहिर है मैं इसको फिर राउंड ऑफ कर दूं, ठीक है। तो 4 इंटू 400 बोला है, तो आप 400 ही लिख दीजिए। 400 मेगा, मेगा पावर 8 है, तो देखो पावर 8 है, तो उसको ब्रेक कर दो पावर 6 और पावर 2 में से, 2 का 400 बन जाएगा और 6 का मेगा बन जाएगा, तो दिस इज मेगा जूल, सही है। 1 SF में द ट्रेन इंजन हैज एन आउटपुट पावर ऑफ 20 मेगावाट। द ट्रेन टेक्स द टाइम ऑफ 35 सेकेंड टू मूव थ्रू द वर्टिकल हाइट ऑफ 25 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाई इंजन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, अब ये फॉर्मूला वापस लेकर आइए, ठीक है। वो आपसे ये एफ डी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी इसके लिए आप इसको उठा के इधर लेकर आइए इस फॉर्मूले पर। अब इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं, आप ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाते हैं जो फॉर्मूला हमने आपको बताया। अच्छा ये फॉर्मूला पूरा ड्राइव किया हुआ है हमने, तो वर्क डन माइनस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्लियर है। अब
वर्क डन ये कौन सा है? ये वर्क डन बाय इंजन है, जो इंजन ऊपर चढ़ने में लगा रहा है। सो ये वर्क डन आपको पता है किस चीज के बराबर होता है? ये आपको बराबर होता है पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। और माइनस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आपको पहले ही पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमने कितना निकाला था जी, तो 4 पॉइंट मेरे ख्याल है 17 निकाला, तो 4.17 इंटू 10⁸8, क्लियर है। और ये यहाँ पर आप यहाँ पर इसको लिखेंगे इक्वल टू का साइन लगा दें, ठीक है। तो ये आपका एफ डी हो जाएगा। अगले स्टेप में मैं एफ डी को इधर लिख रहा हूं। अच्छा पावर कितनी थी? ये रही पावर गिवन है। सो पावर और टाइम कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ। सो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 20 इंटू 10⁶, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 35 सेकेंड्स माइनस 4.17 इंटू 10⁸8। तो जरा प्लीज सॉल्व करके कोई मुझे बता सकते हैं क्या आंसर आ रहा है? तो ये आ रहा है मेरे ख्याल में 2.83 इंटू 10⁸8 जूल। ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है। और ये आपका यही आपका आंसर है। आप यहां चाहें यहां उठा के यहां लिख दें इसको, इस वैल्यू को लिखें यहाँ। क्लियर है? समझ आ गया आप लोग को? वो कह रहा है एन इलेक्ट्रिक पंप lifts the water from a well through a height of 10 मीटर, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 4 kg per second, यानी ये मास फ्लो रेट है। The water leaves the pump with the velocity of 5 मीटर per second, ये वेलोसिटी है। Which of the following expression could be used to determine the minimum power output of the pump in watts? पावर आउटपुट निकालनी है इन वॉट्स में, आ रही बात, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये, सबसे पहले तो देखो एक तो तरीका ये कि वो नीचे से इसको अपलिफ्ट कर रहा है, सुनना, तो वो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेट इन्वॉल्व होगा, इसके चेंज होने का रेट इन्वॉल्व होगा। दूसरा ये ऊपर चलते हुए आ रहा है तो जाहिर है इसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने का रेट इन्वॉल्व होगा। दोनों चीजें टाइम से डिवाइड होगी तब जाके टोटल पावर आएगी। सो पहले तो देखो टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दोनों तरफ मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो दोनों का रेट आ जाएगा। सो ये टोटल पावर जो है ना, ये टोटल पावर आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो आएगा ये वाला, ये आएगा एम जी, यानी एम जी तो मैं नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा डेल्टा एम, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई जी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एच। क्लियर? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है चीज? समझ आई नहीं आई? इसके लिए मैंने ये, ठीक है, और ये अपनी जगह आ जाएगा। और इसमें देखो ये है डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, मैंने पहले भी बताया था। क्लियर? अब बाद में ये वाला फैक्टर भी लेकर आते हैं, इस क्वेश्चन को हम नीचे इधर कहीं सॉल्व करते हैं, इधर करते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे लेकर आओ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है भाई? हाफ एम, अच्छा हाफ एम में भी नहीं होगा, हाफ वी स्क्वायर, और यहां पर होगा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। आ रही बात समझ में? ऊपर तो देखो ना हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, ये रहा, और नीचे जो डेल्टा टी था वो डेल्टा टी एग्जैक्टली नीचे आ गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में नहीं आया तो पूछ लो। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में यहाँ मास फ्लो रेट है कितना? 4, ये रहा, जी की वैल्यू 9.81, एच की वैल्यू कितनी है भाई, कौन बताएगा? 10 हाँ 10 10 मीटर डेल्टा एच। सो ये 10 है, प्लस आगे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय अगेन मास फ्लो रेट कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय वी का स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर। आ गया तुम्हारा आंसर सी। अब ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है a student set up an apparatus shown when released from a height, a trolley ran down the slope and then continued to move horizontally on the horizontal part of the track, ठीक है। अब frictional force F route the trolley to the rest over a short distance d, the trolley has a mass m, the student measure d for the range of height। अलग अलग हाइट से ऊपर किया और d को मेजर किया। हाइट बढ़ाएगा तो जाहिर है एनर्जी भी ज्यादा होगी तो d भी ज्यादा कवर होगा।
ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इन टर्म्स ऑफ एफ एम एन जी। तो ठीक है भाई, तो ये कर ले। अच्छा, मैंने आपको जी। जो फॉर्मूला बताया था ऊपर से नीचे आता है, अगर आपको याद है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये वाला वर्क डन तो स्टेट स्टेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी में कोई थ्रस्ट व्रस्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन को रीअरेंज करो, तो ये हो जाएगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ऐसे ही है, वो स्लोप से नीचे आ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि व्हेन रिलीज फ्रॉम द हाइट, ठीक है, ठीक है, the trolley A rain down the slope and then continue to move horizontally on the horizontal part track has a frictional force। सुनना मेरी बात, हॉरिजॉन्टल पार्ट में फ्रिक्शनल फोर्स है। ये जो हमने फॉर्मूला बताया है, ये कौन सा है? ये इंक्लाइंड का है, और इंक्लाइंड पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। कहीं लिखा हुआ है? जरा बताना मुझे, कहीं लिखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शनल फोर्स है? जरा मुझे बताओ, बोलो। नो सर। नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा फॉर इंक्लाइंड प्लेन। यानी कि मैं अगर इसको बनाऊं यहां से, तो ये इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, फॉर इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आ रही बात समझ में? ठीक है, फॉर इंक्लाइंड सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, समझे नहीं समझे? यानी कि इधर जो एम जी एच या एम जी डेल्टा एच होगा, वो इधर की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ऐसे कर लो आसान जबान में, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और फिर अब यहां से जो आगे का सफर होगा ना बेटा, वो कैसा होगा उसको समझ लो। अब यहां से आप एनर्जी लेके आगे जाओगे, तो वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ फ्रिक्शन है, बचेगा कुछ भी नहीं। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन यहां से आगे स्टार्ट होगा। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन की भी इक्वेशन कराई थी, याद करो जी। क्या इक्वेशन थी हॉरिजॉन्टल प्लेन की, कोई मुझे बताएगा? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस एफ डी, यही था। तो चूंकि एक गाड़ी में कोई इंजन विंजन तो नहीं लगा हुआ, थ्रस्ट तो जीरो हो जाएगा। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी का जो भी चेंज होगा, वो नेगेटिव एफ डी के इक्वल होगा। इग्नोर दिस नेगेटिव, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वैसे ही डिक्रीज हो रही है, तो दोनों तरफ से नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। सो चेंज इन काइनेटिक, अब मेन इक्वेशन क्या बनेगी सुनो, एम जी डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यानी इस पार्ट से एनर्जी इस इधर से मिलेगी, और इस पार्ट से सारी एनर्जी जो है वो एफ डी वाले पार्ट को मिलेगी। समझे नहीं समझे बात को? यस सर। अब मैं किसको इक्वेट कर रहा हूं? तो भाई मैं इसको और इसको इक्वेट करा देता हूं। सो मेरे पास क्या मौजूद है यहाँ से आएगा एम जी, मैं डेल्टा एच नहीं एच लेता हूँ, उन्होंने एच लिया तो मैं एच ही ले लेता हूँ। एम जी एच इज इक्वल टू एफ डी कर देते हैं। क्लियर है? यहां से डी अपॉन एच का आप रेशियो निकालो। सो डी अपॉन एच का रेशियो अगर निकालोगे, सो डी अपॉन एच हो जाएगा एम जी अपॉन एफ। तो आपकी जो एक्सप्रेशन बनती है, ये मैंने ऊपर लिखा है, आप जाहिर है इसको सुकून से नीचे कर लो सारा काम। ठीक है, तो ये आप इंक्लाइन प्लेन के लिए यहां लिख लो, समझ में आ रहा है। सब आ रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने क्या किया, इसको भी मैं नीचे ही लिख देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैंने इधर ही लिख दिया। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सो ये एम जी अपॉन एफ आ गया, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है? नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है कि इन अ सेकंड एक्सपेरिमेंट an identical trolley B was placed at the rest at the bottom of the slope when trolley A was released। अच्छा, अच्छा, ट्रॉली बी को नीचे रखा गया, ट्रॉली ए वॉज रिलीज एज बिफोर, it rolls down and collided with trolley B. After the collision, the two trolleys joined together, move off to the right with a velocity v। ठीक है, I should have predicted that the provided prediction was ignored।
द स्टूडेंट प्रेडिक्टेड दैट द प्रोवाइडेड फ्रिक्शन वाज इग्नोर्ड, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच अपॉन टू। तो जब प्रोवाइडेड फ्रिक्शन को हम इग्नोर करेंगे, यानी f को हम जब जीरो कंसीडर करेंगे, तो हमारी वेलोसिटी ये आएगी। एसेस करो कि वेदर कि ही इज राइट और रॉन्ग। चलो देखते हैं। तब ऊपर से नीचे आते हैं, तो आपको पता है फॉर्मूला हमारा, so work done is equals to change in kinetic energy minus change in gravitational potential energy प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि इंजन का थ्रस्ट नहीं है। सो ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा अब एक और बार रुक जाओ, ये वाला पार्ट भी जीरो होगा क्योंकि फ्रिक्शन को इग्नोर करना है। तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इक्वल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक, इसको यहां कर लो। अब क्या करें? अब आप फॉर्मूले में लगाओ, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर है ना, फाइनल वेलोसिटी उसकी वी थी ना इस पॉइंट पर। तो यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी वो यहाँ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो नीचे आते हुए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो अब क्या करें, दोनों तरफ से आप मास को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो मैं एक तरफ और लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ से मास को कैंसिल कर देता है। जब आपने मास को कैंसिल कर दिया, अब आप यहाँ से v की वैल्यू निकाल लें। सो ये हो जाएगा, v की वैल्यू निकालनी है ना। सो v की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, v की वैल्यू निकालने के लिए ये अंडर रूट ऑफ 2gh हो जाएगा, वेलोसिटी v। अच्छा, ये इस वाली वेलोसिटी की बात कर रहा है, चलो देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कर भी लें दोनों का कि ये इससे आके टकराया, सो ये m1 u1, इसको m1 कर दो इसके मास को, इसको m2 कर लो, इसका ये u1 कर दो, इसका u2 जीरो हो जाएगा। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाई v हो जाएगा। सो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई v। अच्छा, आइडेंटिकल ट्रॉली ना, दोनों के मासेस भी सेम होंगे, mu इज इक्वल टू 2mv हो जाएगा। और जब आप मास से मास कैंसिल करेंगे, सो आपके पास u इज इक्वल टू 2v होगा। इसका मतलब है इसका मतलब है कि इस जगह पर जो उसकी वेलोसिटी थी वो u थी। ये गलती हमसे हुई, हमें यहाँ पर v नहीं लेना चाहिए था, हमें यहाँ पर u लेना चाहिए था। देख रहे हो, छोटी सी गलती। ठीक है, अब मैं समझ गया क्या है मसला। इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए था, हमें यहाँ पर इस जगह पे u स्क्वायर लेना। u क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पे नहीं स्पीड थी ना, तो ये m1 u1 इधर नहीं लगेगा, ये इस पॉइंट पे लगेगा। जब ये ट्रॉली चलती हुई इधर टकराएगी ना, उस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो u1 होगी। समझ रहे हो? सो मैं इसे लिख तो रहा हूँ यहाँ, लेकिन ये इधर नहीं है u1। u1 ये कि जब इससे आके टकराएगा उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है। ठीक है, u1 कह लें या u कह लें। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो चल रहा है ऊपर से u। सिमिलरली ये भी जो चल रहा है मेरे ख्याल में इसे भी u ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो वेलोसिटी है जो उसके चलते हुए नीचे आते हुए इस जगह पर जब पहुंचा, उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी थी वो u थी। u कह लें या u1 कह लें, किसकी? इस वाली कार्ड की। उस वक्त इसकी वेलोसिटी u2 थी टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन, इस पॉइंट पर मैक्सिमम। और जैसे ही टकराया, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी v हो गई। क्लियर? ये एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में जो मैंने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, अब u की वैल्यू अंडर रूट 2gh आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमने ये भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, मोमेंटम वाला लॉ भी हमने अप्लाई कर दिया। अब आप एक काम करें, इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रख दें इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेट 1 एंड 2। तो 2v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, v उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
सो 2GH अपॉन 2 और एक सेकेंड अपॉन 2, ठीक है। अच्छा मैं इसको इधर ले आता हूं, ठीक है, इधर। अच्छा ये जो नीचे वाला 2 है ये पूरे पे नहीं है, ये सिर्फ इसी पार्ट के ऊपर है, ठीक है। सो अब इसके लिए क्या करेंगे, 2GH अपनी जगह, ये तो स्क्वायर रूट में है, नीचे 2 को ब्रेक कर दें √2 इंटू √2 में, ठीक है। जब ब्रेक करेंगे जाहिर सी बात है, या एक साथ भी लिख सकते हैं स्क्वायर में, सिंगल पूरे स्क्वायर रूट में 2 बार करके लिखते हैं रेडिकल साइन में, बैकवर्ड चलना है। उसके बाद क्या होगा, ये 2GH अपॉन 2 इंटू 2 करके ओवरऑल स्क्वायर रूट ले लें। उसके बाद क्या होगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये GH अपॉन 2 और ये पूरा स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाएगी। ये प्रूफ हो गया आपका, समझ आई बात।